शहर इंदौर। इंदौर के रेलवे यार्ड में जहां ट्रेनें आकर रुकती हैं, उसके बाद उनके पास वक्त होता है दोबारा जाने के लिए, तो उनको स्टेशन से दूर एक जगह पर सारी बोगियां वहां पे लगा दी जाती हैं, उसको रेलवे यार्ड कहते हैं। तो उसी रेलवे यार्ड में जैसे एक तरह से मालखाना समझ लीजिए आम शब्दों में, एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी और वो आई थी। अब उसको जाने में भी काफ़ी घंटे थे, ट्रेन की सफाई चल रही थी। और ये ट्रेन जो थी, ये थी नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन, कई स्टेशनों से होकर गुजरी थी। वहाँ आकर अब यार्ड में खड़ी थी। सफाई कर्मचारी ट्रेन की सफाई कर रहे थे। तभी एक सफाई कर्मचारी एक बॉगी के अंदर एक सीट के नीचे जब सफाई कर रहा था, तभी उसे एक बोरी दिखाई देती है। बोरी पर नजर पड़ी, उसने बोरी को बाहर खींचा। जब बाहर खींचा तो उसने देखा कि बोरी के ऊपर कुछ खून के निशान है। वो घबरा गया। उसने फौरन रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म किया। रेलवे पुलिस की टीम आई, बोरी खोला गया, सभी के हाथ पैर फूल गए। उस बोरी के अंदर एक महिला की लाश थी, लेकिन सर गायब था और बिना सर के सिर्फ धड़ उस बोरी के अंदर, मतलब गर्दन से लेकर नीचे तक, लेकिन दोनों हाथ और दोनों पैर भी गायब थे। देखकर लाश दिमाग घूम गया। रेलवे पुलिस ने खैर बॉडी उठाई, इसके बाद उठाकर रेलवे पुलिस के जरिए उसको सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया। मामला लिखत पढ़त में सब कुछ हो गया। अब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, लेकिन कुछ पता ही नहीं, सर है नहीं, चेहरा पता नहीं, नाम कौन है, मरने वाली क्या है, हाथ पैर भी नहीं है, कोई पूरे जिस्म में ऐसा कोई सबूत निशान है ही। अब कैसे ढूंढेंगे आप? पहले तो कातिल को तो बात की बात, जिसका कत्ल हुआ पहले तो उसकी सच्चाई सामने लाए। 2 दिन बीत जाते हैं। ये 8 जून को मिली थी सरकटी लाश, जिसके दोनों हाथ और पैर भी नहीं थे। 2 दिन बाद अब 10 जून की तारीख आ जाती है। 10 जून को, उस दिन मंडे का दिन था, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी थी। उस ट्रेन की भी सफाई हो रही थी और उस सफाई के दौरान एक सफाई कर्मचारी एक सीट के नीचे जाता है तो देखता है एक और बोरी पड़ी हुई है। वो बोरी बाहर निकलता है, रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म करता है। रेलवे पुलिस आती है, बोरी का मुंह खोला जाता है। उस बोरी के अंदर से 2 हाथ और 2 पैर मिलते हैं। रेलवे पुलिस उसको भी अस्पताल भेज देती है, मोर्चरी में मामला दर्ज कर लेती है। अब ऋषिकेश से इंदौर की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो 1000 किलोमीटर दूर इंदौर में एक रेलवे की बोगी में, एक डब्बे में एक बोरी में लाश मिलती है, जिसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ है, हाथ पैर नहीं है। और 1000 किलोमीटर दूर इंदौर से ऋषिकेश में एक और बोरी मिलती है। और ये जिस ट्रेन से मिली थी, वो ट्रेन थी योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस। अब 2 दिन बाद, तो 8 जून और 10 जून, 2 अलग अलग ट्रेनों में 1000 किलोमीटर के फासले पर 2 डब्बों से 2 बोरियां मिलती है और उन 2 बोरियों में इंसान के अलग अलग कटे हुए पार्ट्स हैं। अब ऋषिकेश वालों को पता नहीं कि 2 दिन पहले इंदौर में भी ऐसा ही कुछ कोई बोरी मिली है, कोई लाश मिली है। इधर इंदौर वालों को भी पता नहीं कि ऋषिकेश में ऐसा कुछ हुआ है। तो दोनों रेलवे पुलिस अनजान है। लेकिन अब ये हुआ कि तफ्तीश तो करनी है, तो रेलवे पुलिस के जरिए इन्फॉर्म किया गया कि भाई यहाँ पे एक ऐसी ऐसी बोरी मिली है। ये सूचना किसी तरह घूमते घूमते ऋषिकेश से इंदौर तक पहुंचती है। तब इंदौर वाले कहते हैं, अरे हमारे यहाँ भी एक बोरी मिली है। यहाँ कहा जाता है ऋषिकेश में कि जो बोरी में लाश मिली उसके सिर्फ 2 हाथ है, 2 पैर है। तो वहाँ इंदौर वाले कहते हैं कि हमें जो लाश के टुकड़े मिले उसमें हाथ और पैर ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। अब ये हुआ कि शायद एक ही लाश के ये अलग अलग टुकड़े हैं। तो अब सारी चीज़ों को एक ही जगह पर रखा गया केस। अब पता चला कि हाँ, ये एक ही लाश के अलग अलग टुकड़े हैं। धड़ मिलता है वहाँ और बाकी चीज़ें जो है सर और हाथ पैर वो ऋषिकेश में। अब रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसके बाद पुलिस को मामला सौंप दिया गया, तफ्तीश शुरू हुई। अब इस तफ्तीश का सबसे पेचीदा चीज़ ये थी कि इसकी जांच करें कैसे, कौन है पहले तो मरने वाली, और 1000 किलोमीटर का फासला है, कहाँ से आई, और ये ट्रेन जो है इसमें कहाँ से चली, वो कहाँ जाना था उसे, ये सब पता करना था। तो जो पहली चीज़ पता चली वो ये कि ये जो ट्रेन आई थी ऋषिकेश में, योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, ये इंदौर तो नहीं, उज्जैन जाती थी। तो अब एक लाश के टुकड़े उज्जैन से अगर वो ट्रेन चलती है और ऋषिकेश पहुंचती है तो इंदौर तो उसमें शामिल नहीं है। लेकिन जो दूसरी बोरी मिलती है वो इंदौर पर मिलती है। अब लाश के टुकड़ों को एक जगह अगर जोड़ा जाए तो दोनों एक ही मिलते हैं कि लाश के टुकड़े तो एक ही शख्स के हैं। तो फिर ये कनेक्शन नहीं बैठ रहा ट्रेन का। तो खैर, जब इंदौर वाले जो बॉगी मिली थी, बॉगी के अंदर से लाश, नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन, जब उसकी निकाली गई कि ये कहाँ से कहाँ चलती है, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ तक जाती है, तो पता चलता है कि ये ट्रेन भी उज्जैन से होकर गुजरती है। तो पहला कनेक्शन ये हुआ कि जो ऋषिकेश वाली ट्रेन थी वो भी उज्जैन जाती है, और दूसरा ये कि जो इंदौर में जिस ट्रेन में ये लाश मिली
वो ट्रेन भी उज्जैन होकर गुजरती है। बस यही एक कनेक्शन। अब इस कनेक्शन के सहारे पुलिस को मामले की तफ्तीश करनी थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। ध्यान से देखा गया तो उस लाश के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। टैटू क्या, उस पर दो नाम लिखे हुए थे। नाम थे मीराबेन और गोपाल भाई। एक हाथ पर ये टैटू नाम था। अब ये नाम किसका हो सकता है? हो सकता है जो महिला थी उसका और उसके पति का नाम हो। ये सारी चीजें पुलिस वाले डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन जोड़ रहा है उज्जैन से, तो क्या उज्जैन के आसपास की ये महिला है? ये भी तफ्तीश चल रही है। तभी कुछ पुलिस वालों ने बताया, जो वहीं एमपी के पुलिस वाले थे, कि साहब हमारे उज्जैन के आसपास के कुछ इलाकों में ऐसी एक प्रथा है कुछ जातियों में, जहां महिलाएं अपने हाथ पर अपने भाई का नाम गुदवाती हैं अपने साथ, पति पत्नी का नहीं। तो ये हुआ कि अच्छा, पता किया जाए कि भाई ऐसा कौन सा इलाका है जहां पर ये प्रथा है, ये रस्म है कि वहां की महिलाएं अपने हाथ पर अपने भाई का नाम गुदवाती हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मीराबेन है ये मरने वाली महिला का नाम है, और जो गोपाल भाई लिखा हुआ इसका मतलब वो उसका भाई होगा। अब पुलिस ने उन बस्तियों को की तलाश शुरू कर दी, और ये जो एग्जैक्ट इलाका था ये मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पर है, जहां की कुछ बस्तियों में ये चलन था कि वो हाथ पे इस तरह से अपने भाई का नाम गुदवाती हैं, हर महिलाएं, लड़कियां। तो पुलिस की टीम उस बॉर्डर के पास पहुंचती है। वहां जाकर उस इलाके में अलग अलग घरों में पूछताछ होती है। ये पूछा जाता है कि भाई कोई यहाँ से मिसिंग तो नहीं है, गायब तो नहीं है। काफी कोशिश के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिलती है। एक शख्स सामने आता है और वो बताता है कि उसकी जो वाइफ है वो पिछले कुछ वक्त से गायब है, और उसने बताया कि 6 जून को उसकी वाइफ से उसका झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद बीवी गुस्से में घर से निकल गई। उसे लगा लौट आएगी, वो आई नहीं। तो फिर उसने उधर इधर उधर ढूंढा, जब नहीं आई तो 7 जून को उसने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। इधर 8 जून को पहली बार लाश के टुकड़े इंदौर में मिलते हैं, और 10 जून को ऋषिकेश में। वो 7 जून को रिपोर्ट लिखाता है, मानी इसके 3 दिन के बाद सब कुछ होता है। अब उस बंदे से कम मरने वाले की शिनाख्त हो गई कि चलो ये एक मीराबेन है जो इस एमपी और गुजरात बॉर्डर पर रहती है, शादीशुदा है, उसका पति है। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि नहीं, पुलिस उसकी गुमशुदगी के बाद से लगातार गांव में है, वो कहीं गया नहीं, ना उसका रेलवे स्टेशन, ट्रेन, इनसे कोई लेना देना नहीं। तो फिर ये लाश के टुकड़े 2 अलग अलग शहरों में कैसे पहुंचे? अब पुलिस इसकी तफ्तीश शुरू करती है। ले देकर फिर जो इस केस की कड़ी को जोड़ रहा है वो एक ही पॉइंट है, और वो है उज्जैन। क्योंकि ये दोनों ट्रेनें, जिन ट्रेन की 2 बोगियों से ये लाश के 2 अलग अलग बोरियों में टुकड़े मिले, उन दोनों का कनेक्शन उज्जैन से था, क्योंकि उज्जैन से होकर ये ट्रेन गुजरती थी। तो पुलिस ने कहा कि चलो उज्जैन चलते हैं, उज्जैन में शायद कोई सबूत मिले। पुलिस की टीम उज्जैन पहुंचती है। अब पति के हिसाब से 6 जून को झगड़ा हुआ था, 6 जून को वो गुस्से में चली गई, उसने 7 जून को रिपोर्ट लिखाई। तो पुलिस 6 और 7 जून उज्जैन रेलवे स्टेशन और उसके इर्द गिर्द लगे हुए सारे सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। इत्तेफाक से 7 जून को उज्जैन रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए मीराबेन दिखाई देती है, लेकिन मीराबेन के साथ एक शख्स नजर आता है। अब उस रेलवे स्टेशन के बाहर के भी कुछ सीसीटीवी को खंगाला गया, लेकिन फिर कोई फायदा हुआ नहीं। रेलवे स्टेशन के अंदर से बाहर आते हुए एक जगह मीराबेन कैद हो गई, और उसके साथ एक शख्स। अब सवाल यह था यहां पर भी आके मामला दी एंड कि ये शख्स कौन है। अब पुलिस ने उस शख्स को जीरो इन किया, वहां के लोकल लोगों से, अपने मुखबिर से, अब सारे लोगों से पूछताछ शुरू हुई। जब सारे लोगों से पूछताछ शुरू हुई तो फिर उस शख्स का खुलासा हुआ। पता चला कि उस शख्स का नाम कमलेश पटेल है, और वो वहीं पे कैटरिंग और इन सारी चीजों का काम करता है, और उसी के साथ मीराबेन बाहर निकलते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद। अब कुछ लोगों की मदद से पुलिस कमलेश पटेल के घर पहुंचती है, उसको थाने ले जाती है, उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। कहता मैं तो इस महिला को जानता नहीं, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर मिली थी, परेशान थी, मैंने उससे बात की, शहर के लिए अजनबी थी, उसको बाहर तक लाया और फिर मैं अपने घर आ गया और वो अपने घर चली गई, मुझे इसके आगे कोई जानकारी नहीं। अब यहाँ पर यह है कि पुलिस को उसके आगे का कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रहा जिसमें ये दोनों साथ दिखते हों। तो यहाँ पे मामला अब डी एंड हो रहा है, सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ हासिल नहीं है। अब पुलिस परेशान क्या करें, कमलेश पटेल का बयान जो है कि इसके बाद का कुछ तो पता नहीं है। अब पुलिस अंधेरे में तीर मार रही, क्या करें क्या करें। फिर भी पुलिस ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, एक दिन कमलेश पटेल के घर चलते हैं, उसके घर की तलाशी लेते हैं, शायद कुछ ऐसा सबूत मिल जाए कि वो महिला यानी कि मीराबेन यहाँ आई थी, रुकी थी, कोई भी न कोई सबूत ऐसा मिले। पुलिस की टीम कमलेश बेन के घर पहुंचती है, पूरे घर की तलाशी लेती है, कोई फायदा नहीं।
कुछ नहीं मिला। पुलिस लौटने ही वाली थी, तभी एक महिला घर के बाहर बैठी थी। पुलिस ने उससे पूछा कि ये कौन है, तो कमलेश पटेल ने कहा कि ये मेरी वाइफ। पुलिस ने उससे कुछ पूछताछ की, वो इशारा कर रही है। असल में कमलेश की वाइफ एक मूक और बधिर, यानी न बोल सकती थी न सुन सकती थी, वो गूंगी थी। अब पुलिस को लगा कि अगर इस घर में कुछ हुआ है, और 7 जून को जब स्टेशन से मीरा बहन बाहर आई है और साथ में कमलेश पटेल दिख रहा है और वो इस तरफ कहीं आई है, इसके घर तक आई है, तो एक ही विटनेस है और वो है कमलेश की अपनी पत्नी। लेकिन अफसोस वो गूंगी है। पुलिस को लगा किसी गूंगे से क्या पूछताछ क्या करें, वो लौट गए। लेकिन तभी उन्हीं में से, उस पुलिस टीम में से एक को ख्याल आया कि गूंगे लोग भी बोलते हैं और उनकी अपनी जुबान होती है, एक साइन लैंग्वेज होती है, इशारों में वो बातें करती हैं और उनको जो उस साइन लैंग्वेज को जानता पढ़ता समझता है वो सारी बातें समझ जाता है कि वो क्या बोल रही हैं। जैसा आप टीवी पे देखते होंगे दोपहर के टाइम बिहार न्यूज़ चैनल पर एक मूक बधिर समाचार आता है, वो इन्हीं लोगों के लिए होता है, साइन लैंग्वेज, उसी के ऊपर न्यूज़। तो उस अफसर को ख्याल आता है, वो फौरन कहता है कि जरा आप ढूंढो उज्जैन में या इंदौर में आसपास ऐसे एक्सपर्ट्स जो साइन लैंग्वेज जानते हो और इन गूंगे बहरे लोगों से बातचीत कर सकते हो। इत्तेफाक से एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कुछ लोग थे जो सोशल वर्क करते थे, उनमें से एक ने खुद आगे आकर पहल की और कहा कि मैं आपकी मदद करूँ। अब पुलिस उसे लेकर कमलेश पटेल के घर जाती है, उसकी वाइफ से फिर से पूछताछ होती है। लेकिन इस बार पुलिस पूछताछ नहीं कर रही थी। पुलिस ने सारे सवाल उस एक्सपर्ट को दिया जो साइन लैंग्वेज जानता था, और अब वही पुलिस के सवाल वो साइन लैंग्वेज वाला एक्सपर्ट कमलेश की बीवी से पूछ रहा है। वो थोड़ी देर तक पूछता रहा, वो इशारों में बताती रही, पुलिस वाले सुनते रहे खामोश। करीब 10-15 मिनट बीत गया। जो साइन लैंग्वेज का एक्सपर्ट आया था, जैसे ही बातचीत खत्म होती है वो पसीने पसीने था और अभी तक पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो बता क्या रही है। अब बारी थी उस साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट को पुलिस को समझाने की। कमलेश पटेल की बीवी ने जो एक गूंगी थी और जो कुछ कहा उसने, अब वो एक्सपर्ट पुलिस को बता रहा था। और वो कहानी ये थी कि 7 जून की रात कमलेश एक औरत के साथ घर आया था। घर आने के बाद उसने उसे खाना दिया, मैंने खाना बनाया, फिर उसने उसे शायद कुछ खाने की इसमें कुछ दवा दे दी थी। उसके बाद वो सो गई, फिर मैं सो गई। इसके बाद मुझे पता नहीं, सुबह उठी तो मैं बाहर चली गई। उसके बाद वो अपना कुछ काम करती थी। जब मैं लौट कर आई तो घर में कमलेश था और कमलेश कुछ कर रहा था। तो मैंने जब देखा ध्यान से तो देखा कि जो महिला कल आई थी घर, वो फर्श पर पड़ी है और वो तेजधार हथियार से उसके टुकड़े कर रहा है। तो मैं देखकर डर गई, चीख भी नहीं सकती थी और बताऊं कैसे किसी को। एक तो मैं डरी हुई भी थी, तो मैं खामोश वहीं बैठ गई, लगभग बेसुध हो चुकी थी, क्योंकि मेरे सामने एक इंसान की लाश के टुकड़े किए जा रहे हैं और वो मेरा पति कर रहा है। डर, बदहवासी, दहशत, वहशत, और ऊपर से फिर ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कोई जान ही नहीं। तो मैं एक जगह बैठ गई और वो मेरे सामने लाश के टुकड़े कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो बोरियां लेकर आया, उसमें लाश के उसने टुकड़े रखे और फिर घर से चला गया। जैसे ही ये साइन एक्सपर्ट ने पुलिस को बताया, पुलिस ने फौरन कमलेश पटेल को दबोच लिया। इसके बाद उससे आगे की कहानी पूछी, फिर उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि मैं 7 जून को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर था, वहीं मेरा काम था। अचानक एक ट्रेन आई और उस ट्रेन में एक लेडी थी, वो उतर कर आई, परेशान थी, मुझसे कोई पता पूछ रही थी। मैं उसे बाहर लाया, मेरी नीयत ख़राब हो गई। मुझे पता था इस शहर में उसका कोई है नहीं, पति से झगड़ा करके आई है। तो मैं उसे अपने घर ले गया, उसको खाना खिलाया, फिर उसके खाने में नींद की दवा दी। और जब वो बेहोशी के आलम में थी, मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी, वो जाग गई और वो विरोध करने लगी, शोर मचाने लगी। मैं डर गया, मैंने उसका मुंह दाबा, फिर उसके बाद मैंने उसका गला दाबा, वो मर गई। फिर मैं डरा, फिर मैंने उसके लाश के टुकड़े करके सोचा निपटा दूँ। तो मैंने लाश के टुकड़े किए, तब तक मेरी बीवी आ गई। लेकिन मुझे बीवी से इसलिए डर नहीं था कि ना वो बोल सकती थी ना सुन सकती थी, तो किसी को क्या बताएगी। और इससे पहले भी कई औरतों को लाकर घर में मैं उनके साथ ज़बरदस्ती कर चुका हूँ और वो बदनामी के डर से किसी ने मुँह नहीं खोला। तो ये पहली बार नहीं था। हाँ, कत्ल पहली बार हुआ। तो बोला कत्ल के बाद अब लाश को ठिकाने लगाना था। मैंने उसको टुकड़े किए, 2 बोरियों में लाश रखी और बोरी लेकर मैं उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहाँ मैं रेलवे यार्ड में गया। जब रेलवे यार्ड में गया तो इत्तेफाक से वहाँ देखा कि एक ट्रेन खड़ी है और ये ट्रेन थी नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन।
और साथ में एक दूसरी ट्रेन थी जो थी योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस। तो बोला मैंने पहली बोरी देखा कि योग नगरी ऋषिकेश जो ट्रेन जा रही थी उसका वक्त हो चुका था, तो मैं, और वो पहले जाने वाली थी, तो मैंने रेलवे यार्ड में जाकर एक कोच के अंदर वो एक सीट के नीचे रखी, तभी इत्तेफाक, और दूसरी बोरी अभी बाहर रखी हुई है, तभी इत्तेफाक से वो ट्रेन चल पड़ी क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म पर अब जाना था, उसका टाइम शुरू हो गया था। तो मैं दूसरी बोरी लाता तब तक वो ट्रेन निकल गई। अब मैं घबरा गया कि मैं क्या करूं, आधी लाश तो इस ट्रेन में डाल दी, अब दूसरी का क्या करूं। तो फिर मैंने देखा कि दूसरी तरफ एक रेलवे यार्ड में एक और ट्रेन खड़ी है जो नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन थी, वो भी इस वक्त खाली थी, कुछ देर बाद जाना था उसको, तो मैंने उसकी सीट के नीचे वो दूसरी बोरी रख दी। तो मैं अलग अलग बोरियां नहीं रखना चाहता था, एक ही ट्रेन के अंदर रखना चाहता था, लेकिन एक ट्रेन चल पड़ी और दूसरी बोरी रह चुक गई थी, इसलिए मैंने दूसरी बोरी दूसरी ट्रेन में रखी और वो इत्तेफाक से उज्जैन से इंदौर पहुंची। इंदौर में पुलिस वालों की नजर पड़ गई, वो बोरी निकल गई। और इधर जो ट्रेन में रखी थी ऋषिकेश की, जब वो ऋषिकेश पहुंची तब लोगों को पता चला। पूरी कहानी को सुनने के बाद पुलिस ने कमलेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया और पूरी पुलिस ने कमलेश पटेल की वाइफ की बहुत तारीफ की कि एक महिला जो न बोल सकती थी न सुन सकती थी और सामने कातिल के तौर पर उसका पति था, लेकिन उसने हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई और सारी कहानी बयान कर दी। तो जो शख्स बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कई बार देख नहीं सकते, वो भी कई बार कानून की बहुत मदद कर जाते हैं और ये कहानी उसकी एक मिसाल है। तो आज कहानी में